इन सांसों को तो एक दिन रुक भी जाना होता है, ये तो उसी दिन तय हो जाता है जिस दिन से ये सांसें चलनी शुरू होती हैं। लेकिन कुछ चेहरे इतने जिंदा दिल होते हैं कि उनके साथ उस चेहरे का मिलान कर पाना कितना मुश्किल होता है जिसे मौत बदल देती है। यहाँ मैं जिक्र कर रही हूँ डोगरी और हिंदी की जानी मानी कलमकार पद्मा सचदेव जी का, जिन्होंने अभी हाल ही में इस दुनिया को अलविदा कहा है। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि जो लोग भी पद्मा सचदेव जी को जानते थे उनके लिए भी पद्मा सचदेव जी की मौत की खबर कुदरत का एक बेरहम मजाक सरीखी थी। वो उजला सा चेहरा, वो जिंदा दिल कहे, वो गुनगुनाती सी अल्हड़ मस्त आवाज, शरारत से भरी आंखें और सधी हुई कलम थामे हाथ। पद्मा सचदेव जी की सरापा शख्सियत खुद अपने गीतों कविताओं से कम थोड़ी थी। पद्मा सचदेव जी एक कवित्री ही नहीं थी, बल्कि वे अपनी मिट्टी की खुशबू से रची बसी डोगरी की एक ऐसी जबान थी जिन्हें अपने वक्त से आगे की बात कहने की सलाहियत हासिल थी। इसी वजह से उन्हें डोगरी की पहली आधुनिक कवित्री कहा जाता था। पद्मा जी का जन्म 17 अप्रैल 1940 को पुरमंडल जम्मू में हुआ था। उनके पिता प्रोफेसर जयदेव शर्मा हिंदी और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। बदकिस्मती से सन 47 के बंटवारे के दामन पर जो खून की धब्बे हैं, उस लहू में प्रोफेसर जयदेव शर्मा जी का खून भी शामिल है, जो बंटवारे के दौरान हुए दंगों की भेंट चढ़ गए थे। मगर पद्मा सचदेव जी जानती थीं कि जिंदगी के सांस पर गम के नगमे भी हैं और खुशी के तराने भी। खुशी तो उनकी जोरदार हंसी में हर पल टपका करती थी, लेकिन गम को जाने उन्होंने कौन से पर्दे में और किस मिसाली खूबी से छिपाया था कि उनके शफाक चेहरे पर कभी किसी को उसकी छाया तक नहीं मिली। महज 10-11 बरस की उम्र में ही डोगरी लोकगीतों के छंद से छंद जोड़ने वाली पद्मा जी ने 14 साल की उम्र में लिखी थी अपनी कविता राजा दियां मंडियां, जिसे शिल्प कौशल, ध्वनि और कथ्य के चलते आधुनिक डोगरी साहित्य की कालजयी रचना माना जाता है। ये कोई मामूली कविता नहीं थी, बल्कि मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की कल्पना को संजोकर शक्ति संपन्न लोगों की गरीब निर्धन लोगों पर अमानवीयता और जुल्म सितम के खिलाफ एक आवाज थी। जाहिर है इस आवाज को अपनी जगह बनानी ही थी। हाँ, मगर ऐसा भी नहीं है कि उनके साहित्य की नायिका केवल विषाद से भरी हुई स्त्री ही रही। असल में बेहद सकारात्मक तथा आत्मविश्वास से भरी स्त्री ही सही मायनों में उनकी नायिका थी। डोगरी की इस पहली आधुनिक कवित्री ने अपने जीवन के शुरुआती पड़ाव पर जम्मू कश्मीर रेडियो में बतौर स्टाफ आर्टिस्ट काम किया और फिर ये डोगरी न्यूज रीडर बनकर रेडियो दिल्ली आ गई। जगह छूट जाने का मतलब मिट्टी का छूट जाना नहीं होता। शायद यही वजह थी कि डोगरी की महक पद्मा जी की न सिर्फ कविताओं को महकाती रही, बल्कि डोगरी लोकगीतों का भी उनके जीवन पर बहुत गहरा असर शुरुआत से ही रहा, जिनसे प्रभावित होकर उन्होंने कई गीत भी लिखे थे। ये उनके काव्य संग्रह मेरी कविता मेरे गीत में संकलित है। इस संग्रह की भूमिका में हिंदी के विराट पुरुष रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था कि पद्मा की कविता सुनते हुए मुझे लगा कि मैं अपनी कलम फेंक दूं, क्योंकि जो बातें पद्मा कहती हैं वही असली कविता है। इसी काव्य संग्रह पर उन्हें साल 1971 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अब पुरस्कारों की ही बात है तो उनकी तो पद्मा सचदेव जी के जीवन में कभी कोई कमी ही नहीं रही। साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदी अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी सौहार्द पुरस्कार, राजा राममोहन राय पुरस्कार, जोशुआ पुरस्कार, कबीर सम्मान, अनुवाद पुरस्कार से लेकर पद्मश्री तक पद्मा सचदेव जी ने अपने नाम कराए थे, वो भी अपनी मातृभाषा लोक संस्कृति के ही दम पर। इनके 3 और कविता संग्रहों के प्रकाशित होने के बाद जम्मू कश्मीर की कला संस्कृति और भाषा अकादमी से उन्हें रोब ऑफ ऑनर भी मिला था।
डोगरी और हिंदी में उन्होंने कविताएं, गीत लिखे, तो किस्से कहानी की विधा में भी वे पीछे नहीं रही। यानी कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने पद्य को साधा तो गद्य पर ही साथ साथ अपनी पकड़ साबित की थी। सच कहें तो डोगरी संस्कृति और लोकगीतों को एक नई सांस दी थी पद्मा सचदेव जी ने। पद्मा सचदेव जी ने जिस अधिकार के साथ डोगरी भाषा में लिखा था, वही अधिकार उनका हिंदी भाषा पर भी था, और इस भाषा में भी उन्होंने लिखा और खूब जम के लिखा। नौशीन, मैं कहती हूँ आखिन देखी, भाई को नहीं धनंजय, अमराई इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं। जहां एक तरफ पद्मा जी की कई कहानियों ने टेली धारावाहिकों और फिल्मों का रूप लिया, तो उनके गीतों को हिंदी फिल्म जगत तक ने अपनाया और गुनगुनाया। हालांकि पद्मा जी ने जिंदगी की दी हुई हर फिक्र को, हर गम को कह-कहे में उड़ाया था, मगर फिर भी कुछ तो था जो कभी कभी लाख छिपाने की कोशिशों के बावजूद उनके शब्दों में झलक जाया करता था और किसी दबी कसक का एहसास कराता था। जम्मू जो कभी शहर था और फिर ना बनेगी दहरी जैसी किताबों से इसी बात की झलक मिलती है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। वतन में रहकर भी किसी बेवतनी के एहसास से भरे हैं इन किताबों के कागज, जो अक्सर पद्मा जी के केसर और जाफरान की महक भरे लहजे के बावजूद छिटक कर अलग दिख जाया करते थे। पद्मा सचदेव जी के पास यादों का भी एक लंबा चौड़ा जखीरा था, जिनमें लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, अभिनेता, डिप्लोमेट्स, राजनेता, समाजसेवी, संगीतकार, भला कौन नहीं शामिल था, और सभी से जुड़ी कोई न कोई खास याद उनके पास होती थी, जो उनके संस्मरणों की पोटली में संजो ली जाती थी। मिलने वाला तो खैर पद्मा सचदेव जी से एक मुस्कुराहट ले ही जाता था। जहां तक बात है संगीत की, तो वो तो पद्मा सचदेव जी के साहित्य में भी रचा बसा था और जीवन में भी। सिंह बंधु के नाम से विख्यात संगीतकार जोड़ी के श्री सुरिंदर सिंह जी बतौर जीवन साथी पद्मा जी के भी जोड़ीदार बने। टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझसे, डूब जाता है कभी मुझ में समंदर मेरा। अपने शब्द रचने वाली और फिर उन्हें बेहद सुरीले ढंग से गाकर सभी को अचंभित कर देने वाली पद्मा सचदेव जी के ही हैं ये शब्द। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि 4 अगस्त 2021 को जाफरानी खुशबू से भरे ये कहे हमेशा के लिए हवाओं में खो गए। लेकिन पद्मा सचदेव जी को आखिरी सलाम कहते हुए भी हम नम आंखों के साथ साथ एक हल्की सी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।